नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आज के हमारे इस इंपॉर्टेंट सेशन में। आज के सेशन में हम चर्चा करने वाले हैं मुख्य रूप से यहाँ पे कॉन्स्टिट्यूशन फ्रेमिंग की बात करें। फॉर्मेशन ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, किस प्रकार से भारतीय संविधान का निर्माण हुआ है। ठीक है, भारतीय संविधान का निर्माण पढ़ेंगे, भारतीय संविधान की जरूरत पढ़ेंगे, किस समय से यहाँ पर डिमांड उठाई गई और लास्ट में संविधान का निर्माण तक। ये पूरे चैप्टर को हम इस प्रकार से समझेंगे। अब संविधान की बात आती है तो संविधान का मतलब क्या है ये समझा जाए। किसी भी देश को चलाने के लिए वहां पर नियमों कानूनों का एक सम्मिलित समुच्चय होता है जिसे हम क्या कहते हैं, संविधान कहते हैं। अ सेट ऑफ अ रूल, है ना, अ सेट ऑफ रूल्स कहा जा सकता है। जैसे समझिए कि अगर देश को चलाने के लिए हमारे संविधान में संविधान की आवश्यकता पड़ती है। किसी भी देश को चलाने के लिए किसी ना किसी नियमों कानूनों की आवश्यकता पड़ती है और उन्हीं नियमों कानूनों का जो समुच्चय है हमारे यहां पर उसे हम संविधान कहते हैं। मान लीजिए कि अगर आपको अपनी दुकान चलानी है उसके लिए कोई ना कोई नियम लगेगा। दुकान छोड़ दीजिए कि अगर आपको अपना घर चलाना है, घर चलाने के लिए भी कोई ना कोई नियम कानून लगते हैं। अब कई बार नियम कानून लिखित होते हैं, कई बार अलिखित परंपरावादी होते हैं। ठीक है, जैसे कि कहा जाए अगर आप घर से बाहर रात में जाते हैं तो कितनी देर तक घर से बाहर जा सकते हैं। घर आने का समय निर्धारित है, घर से बाहर जाने का ऐसा है कि कितने समय के लिए जाने वाले हैं। फिर घर में रहते हैं तो किस जगह पर आपको सोना है। भाई सोने की ऐसी नहीं है कि आप किचन में सोएंगे या बाथरूम में सोएंगे। सोने के लिए कमरे बने होते हैं, नियम होते हैं, यहां सोना है, यहां पर चप्पल जूते पहनकर नहीं आना है, यहां पर बैठकर खाना खाना है, यहां पर बैठकर पढ़ाई करनी है। इस प्रकार से कुछ ना कुछ नियम बनाए जाते हैं। तो बात यही है कि जो नियमों कानूनों का सम्मिलित समुच्चय है वही प्रत्येक देश के लिए उसका संविधान कहलाता है। ठीक है, बात यह है कि जब हमारा देश आजाद नहीं था, जिस समय ब्रिटिश औपनिवेश था, मतलब ब्रिटिशर्स का हमारे ऊपर राज चल रहा था, ठीक है, उस समय पे हमारे यहाँ पर जो समय समय पे चार्टर एक्ट है ना, एक्ट 10-10 साल के अंतराल में ब्रिटिश गवर्नमेंट के द्वारा यहाँ पर भेजे जाते हैं। ठीक है, वो तो प्रक्रिया चलती रहती है। लेकिन ऐसा होता है एक समय के बाद में आपने देखा कि लगभग कई सारे देशों को, जो भी देश यहाँ पर ब्रिटिश औपनिवेश रहे, उनको समय समय पर आजाद कराया जाता गया। अमेरिका को हमने देखा कि फिलाडेल्फिया घोषणा के बाद में उनका भी अपना संविधान बनता। सभी लगभग धीरे धीरे आजाद होते जाते, उनका अपना अपना संविधान बनता चला जाता है। भारतीयों की भी लगभग ऐसी ही स्थिति हो चुकी थी कि भारत को भी अब क्या कराया जाएगा, तो भारत भी यहां पर अब आजादी, मतलब यूं कहा जाए कि ऐसा है कि आजाद हो जाएगा। आजाद होने के बाद में इनको अपने संविधान की आवश्यकता पड़ेगी। तो अब एक मांग उठने लग जाती है, दैट इज डिमांड ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, मतलब संविधान की एक डिमांड होने लग जाती है। और इसी डिमांड के क्रम में हम सबसे पहले डिमांड की बात करते हैं 1895 के। 1895 में अगर मैं यहां पे बात करूं तो सबसे पहले यहां पर स्वराज विधेयक आता है। कौन सा विधेयक आता है सर? तो सबसे पहले यहां पर स्वराज विधेयक आता है 1895 में, बाल गंगाधर तिलक के द्वारा लाया जाता है। और उसमें यह कहा जाता है कि भाई भारतीयों के लिए क्या होना चाहिए, उनका एक संविधान होना चाहिए। ये सबसे पहली मांग है। अगर डिमांड की बात की जाए तो सबसे पहली डिमांड हमें स्वराज विधेयक के माध्यम से दिखाई देती है। वहीं अगर मैं यहां पर बात करूं संविधान के गठन का जो अगला विचार यहां पर आपको देखने के लिए मिलेगा तो 1922 में गांधी जी, देखिए गांधी जी भी एक बड़ा पॉइंट इंपॉर्टेंट कहते हैं। गांधी जी कहते हैं कि भारतीय संविधान भारतीयों की इच्छा अनुसार होगा, मतलब जो भारतीय संविधान होगा वह भारतीयों की ही इच्छा अनुसार होगा, ऐसी बात आती है 1922 में। 1924 में हम बात करते हैं, इवन मोतीलाल नेहरू साहब ने भी ब्रिटिश सरकार के समक्ष कहा कि संविधान सभा होनी चाहिए। क्या बात करी है? ब्रिटिश सरकार के समक्ष इन्होंने कहा संविधान सभा होनी चाहिए, मतलब कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली की बात कर दी। किसने? मोतीलाल नेहरू, 1924 में। 27 की बात है, हमने देखा साइमन कमीशन भारत आता है। साइमन कमीशन की बातों को हम नहीं मानते हैं, सीधा सीधा बहुत सारे लोगों ने उसका विरोध जताया। विरोध जताने के बाद में ब्रिटिशर्स ने यह कहा कि चलिए एक काम करिए, आप एक बार हमें अपनी तरफ से अपने नियम कानून, अपने मतलब अपने प्रारूप बनाकर हमें बताइए। तब पहली बार यहां पर जो नेहरू रिपोर्ट प्रस्तुत की जाती है 1928 में, उसे एक प्रकार से हम संविधान के रूप में देख सकते हैं। 1928 में पहली बार नेहरू रिपोर्ट बनाई जाती है, या यूं कहा जाए कि हमारे देश के लिए पहली बार संविधान बनाने का प्रयास किया जाता है 1928 में। ठीक है, फिर इसके बाद में 1934 में एम.एन. रॉय साहब हैं। कौन है? मानवेंद्र नाथ रॉय साहब। इन्होंने क्या कहा? ऑफिशियली कह दिया, औपचारिक रूप से कहा कि भारतीयों का अपना संविधान होना चाहिए, है ना। ये 34 की बात है। वहीं 34-35 में इवन इंडियन नेशनल कांग्रेस, जो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस है, 85 में अभी हमारी कांग्रेस बन चुकी है, और 34 में यहां पर 35 में जाकर इंडियन नेशनल कांग्रेस
कांग्रेस ने पहली बार यहां पे कहा कि भारतीयों के लिए संविधान होना चाहिए, ना केवल 34-35, इवन इसके बाद में तो अगर मैं बात करूं तो फैजपुर अधिवेशन 36-37 वाला फैजपुर अधिवेशन, यहां पर भी कांग्रेस के द्वारा कहा जाता है अपने फैजपुर अधिवेशन में कि संविधान बनाया जाना चाहिए। इवन हमने देखा कि 38 में जो हजारीपुरा वाला अधिवेशन होता है वहां पर भी कांग्रेस के द्वारा संविधान बनाने की बात होती है। यही 1939 में त्रिपुरी अधिवेशन में भी कांग्रेस के द्वारा यह मांग उठती है कि भारतीयों के लिए भारतीयों का संविधान होना चाहिए, इस प्रकार से बात सामने आती है। यह बात थी 1939 तक की। वहीं अगस्त 1940 में 8 अगस्त 1940 को जब इतना ज्यादा दबाव पड़ता है किसके ऊपर देखा जाए ब्रिटिशर्स के ऊपर, तो 8 अगस्त 1940 को भारत में अगस्त प्रस्ताव आता है। ध्यान से देखिएगा 8 अगस्त 1940 को वायसराय होते हैं लॉर्ड लिन्लिथगो, ठीक है ना, और भारत का संविधान बनाना भारतीयों का अपना अधिकार है। इन्होंने एक पॉइंट कहा अपने इस अगस्त प्रस्ताव में कि भारत का संविधान बनाना भारतीयों का अपना अधिकार है। और युद्ध के बाद क्या कहते हैं, युद्ध की समाप्ति पर भारत में औपनिवेशिक स्वराज्य स्थापित किया जाएगा। युद्ध की समाप्ति ये एक बड़ा पॉइंट है। इन्होंने कह दिया कि जैसे ही ये विश्व युद्ध समाप्त हो जाएगा, विश्व युद्ध समाप्त होने के बाद में हम आपको एक डोमिनियन स्टेट का दर्जा दे देंगे। अब यही बात यहां पर इनकी थोड़ा सा खल जाती है, मतलब जो भारतीय हैं वो इस बात से थोड़ा सा नकारने लग जाते हैं, ठीक है। अब चूंकि देखिएगा जरूरत ऐसी थी कि ये समय में यहां पर ब्रिटिशर्स ने कह दिया कि भारतीय हमारा सपोर्ट करेंगे, भारतीय हमारे साथ रहेंगे, लेकिन भारतीयों की डोमिनियन स्टेट की मांग जब पूरी नहीं हुई तो यहां पे भारतीयों ने द्वितीय विश्व युद्ध में शामिल होने से मना कर दिया। साफ साफ यहां पर अगर देखा जाए भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस जो है हमारी और अन्य सदस्यों ने मिलकर साफ कह दिया कि नहीं, पहले आप हमें डोमिनियन स्टेट का दर्जा दीजिए, ठीक है। तो इसलिए ये अगस्त प्रस्ताव जो है जो पूरी तरीके से क्या हो जाएगा, फेल हो जाएगा। अब दो बड़ी पार्टीज यहां पर आपको देखने को लिए इस समय तक मिलती है। एक है इंडियन नेशनल कांग्रेस जो कि 85 में बन चुकी है, 1885, और एक है मुस्लिम लीग। तो मुस्लिम लीग सीधा सीधा केवल इतना चाहती है कि हमें सांप्रदायिकता के आधार पर भारत से विभाजन चाहिए, मतलब कम्युनल डिवीजन चाहती है। कौन? मुस्लिम लीग। तो मुस्लिम लीग सीधा मना कर देगी कि आपने सांप्रदायिक आधार पर भारत से पाकिस्तान को अलग करने की बात नहीं करी, इसलिए हम इस अगस्त प्रस्ताव को क्या करते हैं, मतलब एक प्रकार से डिक्लाइन करते हैं, ठीक है ना। तो यहां पर इन्होंने क्या कह दिया कि कांग्रेस और मुस्लिम लीग दोनों ने ही इस पर असंतोष व्यक्त कर दिया। साफ बात लिखी हुई है, मुस्लिम लीग अपनी भारत विभाजन की मांग पर अडिग थी, जबकि भारत जो है अपनी स्वतंत्रता से कम पर समझौता नहीं करना चाहता। भारत केवल क्या चाहता है कि हमें स्वतंत्रता चाहिए, है ना। इसके बाद में अब अगली बात यहां पर ये आती है, कुछ इंपॉर्टेंट चीजें कि भाई अगस्त प्रस्ताव हो जाता है फेल, लेकिन यहीं पर तत्काल आवश्यकता तो है ब्रिटिशर्स को, क्योंकि ब्रिटिशर्स को सपोर्ट चाहिए इंडियंस का, ठीक है। तो ब्रिटिशर्स अगेन यहां क्या भेजते हैं, तो क्रिप्स मिशन भारत आता है। क्रिप्स मिशन 1942 में 1942 में क्रिप्स मिशन भारत आता है, और इसकी डेट जरूर याद रखिएगा कि जो हमारे यहां पर नेहरू है ना, पंडित जवाहरलाल नेहरू है, और साथ में मौलाना आजाद, इन दोनों लोगों से यहां पर क्रिप्स मिशन क्या करेगा, आके बात करेगा। क्रिप्स मिशन में भी एक व्यक्ति है, एक सदस्यीय मिशन, सर स्टैफोर्ड क्रिप्स, ठीक है ना, ध्यान रखिएगा। जो युद्ध मंत्रिमंडल के सदस्य थे सर स्टैफोर्ड क्रिप्स, उन्हीं के नेतृत्व में ये भारत आया था। डेट याद रखेंगे 23 मार्च 1942 को इसको दिल्ली भेजा गया, लेकिन 30 मार्च 1942 को इसको क्या किया, इन्होंने अपना प्रस्ताव प्रस्तुत किया। प्रस्ताव में क्या कुछ महत्वपूर्ण पॉइंट है, ये आपको ध्यान रखना है कि युद्ध के बाद नए संविधान की रचना के लिए निर्वाचित संविधान सभा का गठन किया जाएगा। एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि जैसे ही वर्ल्ड वॉर समाप्त होगा, वर्ल्ड वॉर समाप्त होने के बाद में यहां पर संविधान का निर्माण करने के लिए, संविधान का रचना करने के लिए, फॉर्मेशन ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, ये बात कर रहे हैं, संविधान का गठन करने के लिए एक इलेक्टेड कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली बनाई जाएगी। देखिएगा कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली का मतलब क्या है कि संविधान बनाना है, उसको बनाने के लिए एक बॉडी होगी, मतलब एक निकाय होगा जिसमें लोग होंगे, उन्हें कहा जाएगा संविधान सभा। तो ये संविधान सभा ही क्या बनाएगी, संविधान का निर्माण कराएगी। क्लियर, आगे बढ़ते हैं, समझिएगा इसको। अगला पॉइंट, इन्होंने ये कहा कि प्रांतों को संविधान को स्वीकार करने या अपनाने के लिए अलग संविधान निर्माण की स्वतंत्रता होगी। बहुत बड़ी बात इन्होंने कह दी। अब चूंकि भारत लगभग 550 देशी रियासतों से मिलकर बना था, आपने देखा कि भारत में छोटी बड़ी बहुत सारी रियासतें थी। अब कुछ रियासतें ऐसी थी जिन पर डायरेक्टली ब्रिटिश सरकार का क्या था, आधिपत्य था, और कुछ ऐसी देशी रियासतें थी जिन पर मतलब इनडायरेक्टली देखा जाए तो इनडायरेक्टली यहां पर ब्रिटिश गवर्नमेंट का रूल था। उन्हें प्रिंसली स्टेट कहा जाता था। क्या
क्या कहा जाता था, देशी रियासतें कहा जाता था। और जिन पर डायरेक्टली ब्रिटिशर्स का रूल था उन्हें क्या कहा जाता था, ब्रिटिश प्रांत कहा जाता था। ठीक है, तो ये कहा गया कि जो भी प्रांत चाहे तो संविधान को स्वीकार करें अथवा अपने लिए अलग संविधान का निर्माण करें। ये बहुत गलत बात हो जाती है यहां पर, जिस बात को लेकर इंडियन नेशनल कांग्रेस क्या होती है, मतलब उनका दिमाग खराब हो जाता है। बात ये हुई कि भाई अगर 550 रियासतें हैं तो क्या 550 अलग अलग संविधान बनेंगे, क्या इस प्रकार से भारत के अलग अलग टुकड़े करने पड़ेंगे? मतलब ये एक बड़ा यहां पर पॉइंट लेकर ये आते हैं और इसीलिए ये क्रिप्स मिशन भी बाद में जाके फेल हो जाएगा। आगे देखिएगा, अब कहोगे साहब मुस्लिम लीग का क्या है साहब, तो मुस्लिम लीग की तो वही एक मांग है, एक ही रोना है, कम्युनल डिवीजन, सांप्रदायिक आधार पर उनको विभाजन चाहिए। वो मांग अभी यहां पूरी होने वाली नहीं है। युद्ध के बाद एक ऐसा भारतीय संघ स्थापित किया जाएगा। देखिए युद्ध के बाद में एक इंडियन क्या स्थापित किया जाएगा, एक इंडियन यूनियन स्थापित किया जाएगा जो पूर्ण उपनिवेश वाला होगा। हाँ, सीधी सी बात है, पूरे तरीके से इंडियन डोमिनियन होगा ये, मतलब एक प्रकार से देखा जाएगा तो स्टेटस फॉर फुल्ली कॉलोनी, ये अपना स्वतंत्र रूप से भारत बनेगा। मुस्लिम लीग को भारतीय संघ को स्वीकार करने या ना करने की स्वतंत्रता होगी। मुस्लिम लीग चाहे तो भारतीय संघ को स्वीकार करे, चाहे तो ना करे, है ना, ये पॉइंट है। लेकिन कम्युनल की बात नहीं की गई है, तो इसलिए मुस्लिम लीग का अभी फिर से दिमाग खराब होगा इनको लेकर, क्रिप्स मिशन के पॉइंट्स को लेकर। नए संविधान के निर्माण तक भारत की रक्षा का दायित्व ब्रिटिश सरकार का हो गया। ये क्रिप्स मिशन 42 की बातें हैं। ठीक है, आगे चलते हैं। क्रिप्स मिशन 42 में ही कुछ एक आध पॉइंट आपको ध्यान रखना है कि मुस्लिम लीग ने सीधा सीधा इसको डिनाई कर दिया क्योंकि कम्युनल डिवीजन की बात नहीं दिखाई देती। भारत में अगर देखा जाए तो इंडियन नेशनल कांग्रेस ने इसका बहिष्कार किया केवल इस कारण से कि आपने यहां पर अलग अलग संविधान बनाने की बात की, अर्थात जब अलग अलग संविधान बनेंगे तो 550 से ज्यादा आप यहां पर संविधान बनाएंगे, 550 से ज्यादा आपने भारत के क्या कर दिए, छोटे छोटे टुकड़े कर दिए। तो ऐसे तो आप भारत को टुकड़ों में तोड़ने की बात करते हैं, तो ये बात गलत हो गई। इसलिए गांधी जी ने इस प्रस्ताव को एक टूटते हुए बैंक के नाम उत्तर दिनांकी चेक या यूं कहा जाए पोस्ट डेटेड चेक अपॉन अ क्रम्बलिंग बैंक कहा था। किसने कहा था? गांधी जी ने कहा था। क्वेश्चन पूछा जाता है कि पोस्ट डेटेड चेक अपॉन द क्रम्बलिंग बैंक क्रिप्स मिशन को किस व्यक्ति ने संज्ञा दी है? तो ये कहा था महात्मा गांधी ने कहा था। ठीक है ना, ध्यान रखिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये आपको ध्यान रखना है। अगला, अब देखिए क्रिप्स मिशन फेल हो जाता है। क्रिप्स मिशन की कमियों को दूर करने के लिए अगेन दोबारा से यहां पर एक और मिशन यहां पर भेजा जाता है, दैट इज कैबिनेट मिशन। और कैबिनेट मिशन एक सक्सेसफुल मिशन कहलाता है संविधान बनाने के रास्ते को लेकर। 1946 की बात है, 1946 में 42 के बाद 46 में कैबिनेट मिशन भारत आता है। 3 सदस्यीय ये मिशन है। सर स्टैफोर्ड क्रिप्स, एवी अलेक्जेंडर, है ना, ध्यान दीजिएगा, सर स्टैफोर्ड क्रिप्स यहां पे। और ये स्टैफोर्ड क्रिप्स जो है ये इनका इंपॉर्टेंस लिए है क्योंकि ये क्या बनाए गए हैं साहब, ये अध्यक्ष बनाए गए हैं। ठीक है, इसके बाद में एवी अलेक्जेंडर साहब हैं और साथ ही साथ पैथिक लॉरेंस भी है। कौन है? पैथिक लॉरेंस भी है। और ये इन तीनों को मिलाकर कैबिनेट मिशन कहलाता है। मार्च 1946 में कैबिनेट मिशन भारत आता है और 24 मार्च 46 को कैबिनेट मिशन दिल्ली पहुंचता है। कब? 24 मार्च 1946 को। डेट इंपॉर्टेंट है इसलिए बार बार कह रहा हूं। ठीक है, अब अगली बात करते हैं। 16 मई 1946 को मिशन ने भारत में एक अंतरिम सरकार की स्थापना। अब देखो ये जो कैबिनेट मिशन साहब यहां पे आता है, कैबिनेट मिशन को 2 ही इंपॉर्टेंट काम करने हैं। कौन कौन से 2 इंपॉर्टेंट काम करने हैं? तो कैबिनेट मिशन को जो 2 इंपॉर्टेंट काम करने हैं इनमें से सबसे पहला इंपॉर्टेंट काम ये है कि अंतरिम सरकार का गठन करना है। क्या गठन करना है? तो साहब अंतरिम सरकार का गठन करना है। सबसे फर्स्ट काम है अंतरिम सरकार का गठन, फॉर्मेशन ऑफ इंटरिम गवर्नमेंट। सबसे इंपॉर्टेंट ये काम हो गया साहब, फॉर्मेशन ऑफ इंटरिम गवर्नमेंट। क्या है? फॉर्मेशन ऑफ इंटरिम गवर्नमेंट। इसके अलावा अगर हम बात करें दूसरा एक इंपॉर्टेंट काम, तो संविधान बनाने का ये काम करने आई है कौन आपकी? तो संविधान बनाने का अगर ये काम करने आई है बॉडी, तो इसको कहा जाएगा, क्या कहा जाएगा, क्या काम करने वाली? संविधान सभा का गठन करना। ठीक है ना, संविधान सभा, ध्यान दीजिएगा क्या काम होगा? संविधान सभा का गठन, संविधान सभा का गठन, संविधान सभा का गठन, है ना। अब देखो एक तो हो गया फॉर्मेशन ऑफ इंटरिम गवर्नमेंट और दूसरा हो गया संविधान सभा, है ना, फॉर्मेशन ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली, फॉर्मेशन ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली। ये 2 महत्वपूर्ण कार्य इसको कराने हैं। किसको कराने हैं यहां पर? तो साहब कैबिनेट मिशन को 2 इंपॉर्टेंट काम कराने हैं। ध्यान से देख लीजिए, फिर से मैंने बोला कैबिनेट मिशन भारत आती है जुलाई 1946 में, ठीक है ना, और यहां पर मार्च 1946 में 24 मार्च 1946 को ये कैबिनेट मिशन कहां पहुंच जाती है? दिल्ली। इसके बाद में इनके 2 महत्वपूर्ण काम इनको कराने हैं, एक अंतरिम सरकार का गठन और दूसरा संविधान सभा का गठन। अंतरिम सरकार का मतलब क्या होता है समझ लीजिए,
तो सरकार जब तक नहीं बन जाती है भारतीयों की, तो सरकार बनने से पहले कुछ लोगों का एक समूह होगा जो सरकार चलाने का काम करेगा, और वो किसके अंडर में रहेगा? ब्रिटिश गवर्नमेंट के अंडर में रहेगा। तो वो ये देखेंगे कि क्या भारतीय सरकार चला पाने में सक्षम है अथवा नहीं है। तो पहला काम ये हुआ अंतरिम सरकार का गठन, और दूसरा काम यहां पर ये किया जाएगा फॉर्मेशन ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली, संविधान सभा का गठन कराया जाए, क्योंकि यही संविधान सभा भारत के संविधान बनाने का रास्ता तय करेगी। ठीक है, अब देखिए इस योजना के अंतर्गत जो बड़े इंपॉर्टेंट पॉइंट है, वो सबसे पहला पॉइंट ये है कि भारत एक संघ होगा। सबसे पहला पॉइंट ये कहा गया भारत एक संघ होगा, इसमें ब्रिटिश प्रांत और देशी रियासतों को शामिल कर लिया जाएगा। जो भारतीय देशी रियासतें हैं इनको इसमें मिला लिया जाएगा। दूसरा पॉइंट, सभी विषयों के अतिरिक्त सभी विषय एवं अवशिष्ट शक्तियां, ठीक है, भारत की एकता बनाए रखी जाएगी, और मुस्लिम लीग द्वारा पाकिस्तान को मांग को ठुकरा दिया गया। अब देखो कैबिनेट मिशन में मुस्लिम लीग ने जो पाकिस्तान की मांग सांप्रदायिकता के आधार पर मांगी थी, उस मांग को क्या कर दिया गया? डिनाई कर दिया गया, ठुकरा दिया गया। फिर संविधान सभा का गठन प्रांतीय विधानसभा और देशी रियासतों के प्रतिनिधियों द्वारा किया जाएगा। जो संविधान सभा, देखिए एक है इंटरिम गवर्नमेंट और एक है कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली। तो संविधान सभा कैसे बनेगी? तो संविधान सभा में प्रांतीय विधानसभा और देशी रियासतों के प्रतिनिधि शामिल होंगे, और इनको मिलाकर ही यहां पर क्या किया जाएगा साहब? संविधान सभा का गठन किया जाएगा। कुछ और पॉइंट देखिएगा, इसमें यह कहा जाता है कि 10 लाख की जनसंख्या, प्रति 10 लाख की जनसंख्या पर एक सदस्य का निर्वाचन कराया जाएगा, और ये जो निर्वाचन होने वाला है ये अलग अलग कम्युनिटी पे बेस्ड होगा। कम्युनिटी मतलब अगर बात की जाए, अगर मुस्लिम कम्युनिटी के लोग जिधर रहते हैं तो वहां से मुस्लिम कैंडिडेट ही क्या होगा? इलेक्टेड होगा। सिख कम्युनिटी के लोग जहां रहते हैं वहां पर सिख कम्युनिटी का मेंबर ही क्या होगा? इलेक्ट होगा कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के लिए, और एक हो जाएगी सामान्य वाली। तो ध्यान से देखिएगा, सामान्य, मुस्लिम और सिख केवल पंजाब में। ठीक है, इस प्रकार से यहां पर समुदायों को क्या किया गया था? बांट दिया गया था, और जनसंख्या के अनुपात में इनको क्या किया गया था? डिवाइड किया गया था। और एक और बड़ी इंपॉर्टेंट बात इसमें कही गई थी कि यहां पर जो सदस्यों का चुनाव है वो अप्रत्यक्ष निर्वाचन के माध्यम से होगा, बाय द इनडायरेक्ट इलेक्शन। कैसा होगा साहब? इनडायरेक्ट इलेक्शन होगा, ना कि एडल्ट फ्रेंचाइज। मतलब यहां पर जो है आपका वयस्क मताधिकार के आधार पर इलेक्शन नहीं होगा, ये इलेक्शन किसके आधार पर होगा? इनडायरेक्ट इलेक्शन के आधार पर होगा। ठीक है, ध्यान रखिएगा। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट पॉइंट पे। यह कुछ और इंपॉर्टेंट पॉइंट की चर्चा की जाती है, और यह कहा जाता है कि संविधान सभा में कुछ सदस्य संख्या को निर्धारित कर दिया गया है। तो साहब जो संविधान सभा में सदस्य संख्या निर्धारित कर दी गई है वह कितनी है? तो संविधान सभा में जो सदस्य संख्या निर्धारित कर दी गई, ये कहा गया कि साहब टोटल 389 मेंबर यहां पे रखे जाएंगे। ठीक है, जो 389 मेंबर्स की यहां पर बात की जाती है, इनमें से ये कहा जाता है टोटल 296 मेंबर्स होंगे, और 296 मेंबर्स में भी ये कहा गया 292 एंड 4 मेंबर। 292 की बात कही गई कि ये जो मेंबर होंगे साहब ये कहां से आएंगे? ये आएंगे ब्रिटिश इंडिया से। और इसके अलावा अगर बात करते हैं जो 4 मेंबर हैं ये कहां से आएंगे साहब? तो ये आएंगे कमिश्नरी एरियाज से। ठीक है, कमिश्नरी एरियाज भी बनाए गए थे। क्या था? दिल्ली था, कुर्ग था, उत्तरी बलूचिस्तान था। इस प्रकार से यहां पर 4 कमिश्नरी क्षेत्र बनाए गए थे, और 292 सदस्य कहां से आने वाले थे? तो 292 सदस्य आपके ब्रिटिश भारत से आने वाले थे। अब बचते हैं 93 मेंबर्स। तो 93 मेंबर्स की अगर बात करें तो साहब ये कहां से आने वाले थे? तो इन्हें देशी रियासतें या प्रिंसली स्टेट्स कहा जाता है। ठीक है, देशी रियासत से आने वाले सदस्यों की संख्या कितनी थी? तो साहब देशी रियासत से आने वाले सदस्यों की संख्या 93 थी। अब ये जो 296 सदस्य हैं, ध्यान रखिएगा ये कैसे होंगे? आप तो सर ये इलेक्टेड मेंबर होंगे, और बचे हुए ये आपके कैसे होंगे? तो सर ये नॉमिनेटेड मेंबर होंगे। ठीक है, मतलब ये जो आपके 296 सदस्य हैं इनका निर्वाचन कराया जाएगा, और फिर ये संविधान सभा के सदस्य बनाए जाएंगे। लेकिन 93 जो सदस्य हैं देशी रियासतों के, इनका इलेक्शन नहीं होगा, बल्कि वहां के राजा अपने यहाँ के किसी योग्य व्यक्ति को क्या करेंगे? संविधान सभा में मेंबर बनाकर अब क्या कर देंगे? नॉमिनेट करके भेज देंगे, तो उनका चुनाव नहीं कराया जाएगा। ये बड़ी इंपॉर्टेंट चीजें हैं, याद रखिएगा। यही सारे फैक्ट आपको यहां पर लिखे हैं। अब एक चीज और है यहां पर कि सांप्रदायिक आधार पर भी कुछ डिवीजन किया गया है। ठीक है, तो सांप्रदायिक आधार पर अगर बात करें तो 213 यहां पर क्या है? अनरिजर्व कैटेगरी सामान्य की सीटें हैं। ठीक है, फिर इसके बाद में मुस्लिम्स की बात करते हैं तो मुस्लिम के लिए यहां पर कितना? 79 सीट्स हैं, और जो सिख हैं, सिख के लिए यहां पर कितना? तो 4 सीटों का इस प्रकार से क्या किया गया था? बंटवारा कर दिया गया था। ठीक है, ये अलग अलग आधार पर इनको बांटा गया था, क्योंकि ब्रिटिश भारतीय प्रांतों को 3 भागों में बांटा गया था। आपने देखा कि पार्ट ए, पार्ट बी एंड पार्ट सी, तो वही हिंदी में आप
आपका क्या है, का, खा और घा, गा, है ना, का, खा और गा, इस प्रकार से इनका डिवीजन किया गया था। और इनमें भी अगर देखो तो मद्रास, बंबई, संयुक्त प्रांत, बिहार, मध्य प्रांत, उड़ीसा, ये पार्ट ए के भाग थे, है ना। पार्ट बी में अगर हम बात करते हैं पश्चिम उत्तर सीमा प्रांत, पंजाब, सिंध था, और पार्ट सी में असम और बंगाल को रखा गया था। और एक चीज और है, एक ऐसी रियासत है हैदराबाद रियासत। हैदराबाद रियासत को यहां पर आपका हैदराबाद रियासत ने अपने सदस्य को संविधान सभा में नहीं भेजा था। एक ऐसी रियासत थी जिसके प्रतिनिधि संविधान सभा में शामिल नहीं हुए थे, क्योंकि हैदराबाद का जो निजाम था वो मुस्लिम था, ठीक है ना। और हैदराबाद क्या चाह रहा था कि हम पाकिस्तान में शामिल होना चाहते। किसमें शामिल होना चाहते? पाकिस्तान में। परंतु ज्योग्राफिकल वे पे हैदराबाद को बीच से उठा के आप कहां, पश्चिम में पाकिस्तान की ओर, उत्तर पश्चिम में पाकिस्तान नहीं लेकर जा सकते हैं। ऐसा नहीं हो सकता है कि इस एरिया को उठा के आप सीधे वहां रख देंगे, तो ये पॉसिबल नहीं था। इसलिए बाद में यहां पे साम दाम दंड भेद सब लगाया गया, ऑपरेशन पोलो चलाया गया, और फिर पुलिस कार्यवाही के द्वारा इसको क्या कर दिया गया, हैदराबाद को भारत संघ में शामिल कर दिया जाता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं अपन और देखते हैं इसके बारे में कुछ फैक्ट्स को। अब देखिए यहां पर जो कैबिनेट मिशन 46 की है, मार्च 46 की, तो इनमें दो काम करने थे, एक अंतरिम सरकार का गठन करना है और दूसरा संविधान सभा का गठन करना है। तो संविधान सभा में मेंबर्स कितने होंगे अभी हमने चर्चा करी है। अब बात कर लेते हैं साहब अंतरिम सरकार। अंतरिम सरकार का काम क्या है? तो सरकार बनने से पहले की सरकार, और वो अंडर में किसके? ब्रिटिश गवर्नमेंट में। क्यों? क्योंकि ब्रिटिश गवर्नमेंट देखना चाहती है कि क्या भारतीय सरकार चला पाने में सक्षम है अथवा नहीं है। तो अंतरिम सरकार में सबसे पहला पॉइंट ये आता है कि 1 अगस्त 1946 को लॉर्ड बेविल कांग्रेस अध्यक्ष बनाए गए और जवाहरलाल नेहरू को यहां पर क्या कर दिया गया कि अंतरिम सरकार बनाने के लिए आमंत्रित कर दिया गया। अब ध्यान से देखिएगा, मुस्लिम लीग ने तो बहिष्कार कर दिया है, क्योंकि उनकी सांप्रदायिक आधार पर पाकिस्तान की मांग को ठुकरा दिया गया था कैबिनेट मिशन के द्वारा। तो जब ठुकरा दिया गया तो अंतरिम सरकार बनाने के लिए यहां पर इनवाइट किया जाता है पंडित जवाहरलाल नेहरू को। तो नेहरू जी क्या करते हैं कि अपने सदस्यों को लेकर, अपने 13 सदस्यों को लेकर जाते हैं और यहां पर क्या करते हैं, ये शामिल हो जाते हैं अंतरिम सरकार में। 2 सितंबर 1946 को प्रथम अंतरिम सरकार बनती है। ये क्वेश्चन आता है, पहली अंतिम सरकार का गठन कब किया जाता है? तो पहली अंतरिम सरकार 2 सितंबर 1946 को बनती है, पंडित नेहरू के द्वारा बनाई जाती है। उनके 13 सदस्य इसमें शामिल होते हैं। अध्यक्ष के रूप में कौन होते हैं? तो साहब अध्यक्ष के रूप में लॉर्ड वेवेल साहब होते हैं, ये भी याद रखिएगा, ठीक है। इसके अलावा उपाध्यक्ष पंडित जवाहरलाल नेहरू तो रहते ही हैं। अब देखो यहां पे लिखा है मुस्लिम लीग अंतरिम सरकार में शामिल नहीं होती है। क्यों? मुस्लिम लीग पहले से ही मना कर दी थी जब कैबिनेट मिशन की बात को सुनी थी, और उसको जब बुलाया जाता उसे कहा जाता अंतरिम सरकार में हो जाइए शामिल, तो उसने मना कर दिया था उसी समय पे। तब फिर दोबारा निमंत्रण नहीं भेजा गया था अंतरिम सरकार बनाने के लिए। केवल किसको भेजा? पंडित जवाहरलाल नेहरू को। तो जवाहरलाल नेहरू आए अपने से 13 सदस्यों को लेकर और अंतरिम सरकार का गठन कर देते हैं, है ना। अब देखिए अंतरिम सरकार में मुस्लिम लीग शामिल नहीं हुई, किंतु लॉर्ड बेवल के प्रयास से 26 अक्टूबर 46 को मुस्लिम लीग भी सरकार में शामिल हो गई। अब ये कैसे होगा? इस कहानी को ऐसा समझिएगा, है ना, इस कहानी को ऐसा समझिएगा कि 2 सितंबर को बुलाया जाता है ना, 2 सितंबर को बुलाया जाता है जब ये शामिल नहीं, मतलब केवल और केवल किसके, इंडियन नेशनल कांग्रेस के सदस्य ही मिलाकर अंतरिम सरकार का गठन कर लेते हैं। ये बात पता चलती है मुस्लिम लीग को, तो मुस्लिम लीग का दिमाग खराब हो जाता है कि यार बताओ, मतलब हमारी जो रणनीति वो रणनीति हमारी फेल हो गई, अंतरिम सरकार नेहरू जी ने बनवा ली, तो अब तो दिमाग खराब हो गया। तो उन्होंने क्या किया कि यहां पर एक डायरेक्ट एक्शन डे मनाते हैं, प्रत्यक्ष कार्यवाही दिवस मनाते हैं, और कहते हैं हम खुला विरोध करते हैं किसका? इंडियन नेशनल कांग्रेस और कैबिनेट मिशन का, कि भाई आपने सरकार क्यों बना ली, क्योंकि हमें ये मंजूर नहीं, हम कैबिनेट मिशन का सीधा विरोध करते हैं, हमें तो सांप्रदायिकता के आधार पर अलग से पाकिस्तान चाहिए। इसी के विरोध में, इसी के एवज में यहां पर क्या करते हैं, ये पूरे देश में दंगे भड़काते हैं, है ना। मतलब यूं कहा जाए गाड़ियां जलाने का काम, सरकारी बिल्डिंगों को जलाने का काम, इस प्रकार से ये प्रत्यक्ष कार्यवाही दिवस को मनाते हैं, ठीक है। और फिर इसके बाद में इनको समझाइश देकर बुलाया जाता है, तो ये कहते हैं कि ठीक है चलो आ जाते हैं। अब ये अपने मुख्य 5 सदस्यों को लेकर आएंगे। कितने सदस्यों को? ये अपने 5 सदस्यों को लेकर आएंगे, और 5 सदस्य ये अपने मुख्य विभाग में, अंतरिम सरकार के मुख्य कुछ विभाग होते हैं जिनसे ही सरकार चलती है, जैसे कि वित्त विभाग हो गया, है ना, सैन्य विभाग हो गया। तो अब जो वित्त विभाग है, वित्त विभाग में इन्हीं के मेंबर आके बैठ जाएंगे मुस्लिम लीग के, और इनका उद्देश्य केवल और केवल एक है, ध्यान रखना, इनका उद्देश्य ये नहीं है कि ये सरकार में शामिल होकर सरकार के लिए काम करें, बिल्कुल नहीं। इनका उद्देश्य ये है कि सरकार में शामिल हो जाएं और जो सरकारी कामकाज है उसमें बाधा डालें, ताकि इन केन प्रकारेण किसी भी प्रकार से आप हमारी मांग को क्या कर ले, पूरा कर दें, ठीक है।
तो देखिएगा ये पूरी कहानी आगे क्या होती है कि यहां पर क्या होता है कि मुस्लिम लीग जो है, मुस्लिम लीग कहती है कि अब हम शामिल होंगे किसमें, अंतरिम सरकार में। तब नेहरू जी के 3 सदस्यों को हटाया जाता था। पहले संख्या 13 थी, अब संख्या हो गई कितनी, 10, क्योंकि नेहरू जी ने अपने 3 सदस्य हटा दिए। संख्या कितनी हुई, 10, और 5 सदस्य लेकर मुस्लिम लीग आती है। कितने सदस्य, 5 प्रतिनिधियों को इसमें शामिल करती है, और इस प्रकार से 10 + 5 बराबर कितना हो जाती है, तो अब संख्या हो जाती है यहां पर 15 अंतरिम सरकार की। ठीक है, ये हो जाती है। अब वित्त मंत्रालय जैसा एक महत्वपूर्ण जो विभाग है वह किसको मिल जाता है, मुस्लिम लीग को। और मुस्लिम लीग का एक ही काम है, नाको छने चबा देना। ठीक है ना। तो देखिए मुस्लिम लीग ने यहां पे क्या किया, असहयोग किया, विरोधी दृष्टिकोण की वजह से अंतरिम सरकार पूरी तरीके से विफल हो गई। इवन एक स्टेटमेंट आता है ना, इसमें डॉक्टर अंबेडकर जी ने एक स्टेटमेंट दिया कि ये एक देश की सरकार है, क्या है, एक देश की सरकार है जिसे 2 राष्ट्र मिलकर चला रहे हैं। कितने राष्ट्र मिलकर साहब, 2 राष्ट्र मिलकर चला रहे हैं। स्वाभाविक है, पाकिस्तान मिलकर और इंडिया मिलकर, 2 राष्ट्र मिलकर और भारत देश की सरकार को चला रहे हैं। तो ये असफल होती है, और असफल करने के पीछे मूल कौन होता है, मुस्लिम लीग होती है, क्योंकि उनने अपने सदस्यों को मंत्री बनाकर 5 मंत्री यहां पर अपने भेजे और मूल विभागों में भेज दिए, ताकि वो कामकाज ही ना हो पाए। वित्त विभाग में भेज दिया, वित्त विभाग का काम ही नहीं करने देंगे वो, है ना। तो नाकों चने चबा देना ताकि आप परेशान हो जाओ। तो अब लीग विभाजन चाहे या ना चाहे, पर मुस्लिम लीग विभाजन चाहे या ना चाहे, लेकिन इंडियन नेशनल कांग्रेस अब कहेगी कि दादा आप चले जाइए छोड़ के, है ना, आप ले लीजिए अपना पाकिस्तान और हमें मुक्त कर दीजिए, ताकि हमारी सरकार चले, हमारा काम चले, है ना। खैर अब देखिएगा, ये हमारी प्रथम अंतरिम सरकार है। प्रथम अंतरिम सरकार 2 तारीख को यहां पर जब बनाई जाती है, तो वह अध्यक्ष होते हैं पंडित जवाहरलाल नेहरू, उपाध्यक्ष होते हैं। विदेश मामले और राष्ट्रमंडल संबंध पंडित जवाहरलाल नेहरू जी को मिलता है। ठीक है, इसके अलावा अगर हम बात करते हैं सरदार वल्लभ भाई पटेल को होम, सूचना और प्रसारण मंत्रालय, राजेंद्र प्रसाद को खाद्य आपूर्ति और कृषि विभाग है, जॉन मथाई को उद्योग विभाग मिलता है, जगजीवन राम को श्रम विभाग, सरदार बल है तो बलदेव सिंह को क्या मिलेगा, रक्षा मंत्रालय मिलेगा, है ना। CH भाभा काम करता है खान और बिजली का, है ना। भाभा काम करता है किसका, खान और बिजली का, है ना। लियाकत अली खान जो है वित्त विभाग। आप देखो ये है लियाकत अली खान, यही लियाकत अली खान साहब है जो पाकिस्तान के पहले क्या बनने वाले हैं, ध्यान दीजिएगा, है ना। ये क्वेश्चन आते हैं, आपको ध्यान ही रखना है, इसको इंपॉर्टेंट रहेगा। ठीक है, राइट। आगे बात करते हैं इलेक्शन फॉर द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली, संविधान सभा के लिए अब यहां पर क्या होने जा रहा है साहब, इलेक्शन होने जा रहा है। अगेन फिर से मैं यहां पे बता देता हूं कि साहब सीट कितनी निर्धारित की गई थी, तो सर यहां पर सीट कितनी निर्धारित की गई थी, तो सर यहां पर 389 सीट निर्धारित की गई थी। 389 में भी अगर हम बात करें तो ये कितनी थी साहब, तो 296 थी। 296 में भी अगर हम बात करें तो ये कितनी थी साहब, 292 थी। और ये कितनी थी, तो 4 थी। 4 कहां से आनी थी, कमिश्नरी एरिया से। 292 कहां से आनी थी, तो 292 जो आपकी आनी थी वह 11 प्रांतों से आनी थी, है ना। किससे आनी थी, 11 प्रांतों से 292 सदस्य यहां पर आने वाले थे। 4 कहां से आने वाले थे, तो सर ये 4 जो आपके थे कमिश्नरी एरिया से आने वाले थे। ठीक है, और 4 कमिश्नरी एरिया के नाम आपको याद रखना पड़ेगा, दिल्ली, अजमेर, ध्यान से देख लीजिएगा क्या नाम है, दिल्ली, अजमेर, कुर्ग और उत्तरी बलूचिस्तान, ये 4 आपके कमिश्नरी एरियाज हैं। ठीक है, इसके बाद में हम बात करते हैं कि यहां पर जब इलेक्शन होगा तो कांग्रेस अपने 210 स्थानों पर अपने प्रतिनिधि खड़े करेगा, है ना। देखिएगा 292 में से कितने स्थानों पर, 210 स्थानों पर कांग्रेस के कैंडिडेट यहां पर क्या करते हैं, इलेक्शन के लिए क्या करते हैं, खड़े होते हैं इलेक्शन के लिए। ठीक है ना, और 199 स्थानों पर इसको क्या होती है, विजय मिल जाती है। अब देखना एक बड़ी चीज यहां पर निकल आएगी, यहां पर एक बड़ी चीज जो रिजल्ट निकल कर आती है, तो कांग्रेस को यहां पर जो सीटें मिलती हैं 208 सीटें किसको मिलती हैं, इंडियन नेशनल कांग्रेस को। और मुस्लिम लीग की अगर हम बात करते हैं तो मुस्लिम लीग को कितनी सीटें मिलती हैं सर, तो यहां पर मुस्लिम लीग को 73 ओनली। ये रिजल्ट देखकर मुस्लिम लीग को तो मतलब कहते हैं ना चुल्लू भर पानी भी नहीं मिला, है ना। तो मुस्लिम लीग का दिमाग खराब हो जाता है, मात्र 73 सीटें हमने जीती है। और इसके बाद में अगर हम बात करते हैं तो 15 सीटों की अगर हम बात करें तो 15 सीटें यहां पर किसकी हो जाती हैं, इंडिपेंडेंट आप समझ लीजिए, क्योंकि 8 सीटें वो और फिर बाकी अलग। ठीक है, तो इंडिपेंडेंट सीटों की अगर बात करें तो 15। अब इन तीनों को अगर आप ऐड ऑन करेंगे, 8 3 11 और 11 5 16, 6 कैरी 1 1 and 1 2, ये 2 7 9 और ये 2, तो 296 ये टोटल इतनी सीट हमारे यहां पर रही हैं। इन्हीं सीट्स के लिए क्या हुआ था साहब, इलेक्शन हुआ था। ठीक है, कुछ एक आध फैक्ट्स यहां पर आपको याद रखने पड़ते हैं। लाइक संविधान सभा जो थी बहुदलीय निकाय थी, प्रत्येक कम्युनिटी प्रत्येक दल के नेता यहां पर रहे हैं। लाइक फ्रैंक एंथोनी एंग्लो इंडियन मेंबर रहे। ये क्वेश्चन पूछा जाता है कई बार कि एंग्लो इंडियन मेंबर एकमात्र रहे हैं, नाम क्या था, तो क्या नाम था, फ्रैंक एंथोनी नाम था। एक और फैक्ट है, PH मोदी पारसी समुदाय का प्रतिनिधित्व कर रहे थे। PH मोदी क्या थे, संविधान सभा के एक
एकमात्र पारसी कम्युनिटी के मेंबर थे। आपको पता है पारसी कम्युनिटी हमारे यहाँ पे बहुत कम बची हुई है, ठीक है ना। तो पारसी कम्युनिटी से कौन थे? तो पारसी कम्युनिटी से थे पीएच मोदी। अब अगली बात करते हैं डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने, अच्छा देखो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की सीट के बारे में चर्चा हो रही है। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर साहब क्या होता है, सबसे पहले 46 की बात है, 46 में ये पूर्वी बंगाल से नियुक्त होते हैं, इलेक्ट किए जाते हैं। लेकिन पूर्वी बंगाल अर्थात जब पाकिस्तान का विभाजन हो जाएगा तो पूर्वी बंगाल सीट किस में चली जाएगी? पाकिस्तान में चली जाएगी। तो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के पास में कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के लिए कोई सीट नहीं बचेगी, क्योंकि ये सीट, ये एरिया कहां चला जाता है? पाकिस्तान में। अब अंबेडकर जी संविधान सभा के सदस्य नहीं है, दिक्कत आ जाएगी। तब क्या होगा कि महाराष्ट्र में मुंबई की जो पुणे सीट है, पुणे सीट से आयंगर साहब को क्या किया जाएगा? रेजिग्नेशन दिलाया जाएगा, इस्तीफा दिलाया जाएगा, ताकि वहां पे अंबेडकर साहब आए और क्या करें? अपनी सीट निर्धारित करा सके, ठीक है। अब देखो आप पूना संसदीय सीट से एम.आर. जयकर, जयकर ध्यान रखिएगा, एम.आर. जयकर से त्यागपत्र दिलवाया गया है ना, और ये सीट खाली कराई गई और उपचुनाव में निर्वाचित होकर पुनः संविधान सभा में शामिल कराया गया। ये एक बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है। एक और बात आती है कि महात्मा गांधी और जिन्ना ऐसे प्रमुख राष्ट्रीय नेता थे जो संविधान सभा के सदस्य नहीं थे। दो बड़े इंपॉर्टेंट नेता हैं, महात्मा गांधी हैं और मोहम्मद अली जिन्ना। सबसे बड़ा रोल रहता है इनका भारत और पाकिस्तान की नींव रखने में। लेकिन गांधी जी और साथ ही साथ मोहम्मद अली जिन्ना, ये दोनों सदस्य कभी भी संविधान सभा के सदस्य नहीं होते हैं, ठीक है ना। लेकिन एक और कुछ फैक्ट आपको यहां पर याद रखना है कि मुस्लिम लीग ने क्या होता है संविधान सभा में, जब मुस्लिम लीग की स्थिति कमजोर होती है, मात्र 73 सीटें यहां पे आपको जो देखने के लिए मिलती हैं कि भाई देखो ना कितनी कम सीटें, 73 सीटें आती हैं, तो इसका दिमाग और खराब हो जाता है। तो संविधान सभा की मांग की और निर्वाचित संविधान सभा के बहिष्कार का निश्चय किया। इन्होंने ये कहा कि हम अब ये जो आपकी निर्वाचित संविधान सभा है, हम इसका भी विरोध करते हैं। क्या कहा कि हम इसका भी, हर चीज का तो हम विरोध करते हैं, हमें केवल एक चीज चाहिए, क्या? सांप्रदायिक आधार पर अलग से पाकिस्तान चाहिए। तो इन्होंने इसका भी विरोध कर दिया, ठीक है। अब देखिएगा कुछ एक आध फैक्ट थोड़ा सा और देखते हैं यहां पर जो इंपॉर्टेंट है। लाइक अब मान लीजिए कि इलेक्शन हो गया, इलेक्शन होने के बाद में 9 दिसंबर 1946 को संविधान सभा की फर्स्ट मीटिंग होगी और फर्स्ट मीटिंग में यहां पर आपके जो मुस्लिम लीग है उसने तो बहिष्कार कर दिया। तो यहां पर मात्र 208 सदस्य शामिल होते हैं। कितने सदस्य रहते हैं साहब? तो 208 सदस्य ही यहां पर उपस्थित होंगे। और संविधान सभा का ये क्या होता है? पहला अधिवेशन होता है और इसमें जो सीनियर मेंबर होते हैं डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा, उन्हीं को यहां पर चेयरपर्सन बना दिया जाता है। लेकिन 11 दिसंबर 1946 को जब अगली सिटिंग होती है, अगली बैठक होती है, वहां पर इलेक्ट होते हैं कौन? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। तो राजेंद्र प्रसाद साहब को यहां पर क्या किया जाता है? अध्यक्ष बनाया जाता है, ठीक है। और यहीं पर प्रारूप समिति का अध्यक्ष भी बना दिया जाता है भीमराव अंबेडकर को। साथ ही साथ बी.एन. राव को संवैधानिक सलाहकार बनाया जाता है। किसको? बी.एन. राव को यहां पर संवैधानिक सलाहकार भी बनाया जाता है, ध्यान रखिएगा, ठीक है। अब देखो यहां पर हमने ये फैक्ट देख लिए हैं कि जो सदस्य संख्या है संविधान में 389 थी, 292 ब्रिटिश प्रांत से, 93 देसी रियासत से और 4 कमिश्नरी क्षेत्रों से आने थे। कम्युनल आधार पर भी हमने देखा था कि सामान्य सीटें 213 होनी थी, ठीक है। 79 मुस्लिम सीट्स होनी थी और 4 यहां पर सिख कम्युनिटी के मेंबर आने वाले थे, ये भी हमने देखा था। संविधान सभा में कुछ ऐसे सदस्य थे जो अनुसूचित जाति और जनजाति से भी जीत कर आए थे, उनका भी प्रतिनिधित्व था। लाइक महिला सदस्य संविधान सभा में 15 थी, ठीक है। ये क्वेश्चन मुख्य परीक्षा में सीधा पूछा जाता है, तो 15 आप लिख के आएंगे, नाम सहित आपको ये रटे होने चाहिए ताकि मुख्य परीक्षा में सीधे फ्री में नंबर यू का हो इनके मिल जाते हैं, नाम लिखने होते हैं और सीधे नंबर मिलते हैं। अनुसूचित जाति एससी कम्युनिटी के 26 हैं और एसटी के 33 मेंबर थे, ठीक है। आगे चलते हैं। यहां पर संविधान सभा में जो शामिल महिलाएं हैं, अब देखिए यहां पर अगर हम बात करते हैं कि 5 जो उत्तर प्रदेश है, उत्तर प्रदेश राज्य से 5 महिलाएं यहां पर संविधान सभा में इलेक्ट होकर सामने आती हैं, ये ध्यान रखिएगा, ठीक है। फिर इसके बाद में हम बात करते हैं बिहार की, बात करते हैं मुंबई की, बात करते हैं पश्चिम बंगाल से 2 यहां पर लेडी होती है जो कहां से आती है साहब? पश्चिम बंगाल से आती है, ठीक है। मद्रास से 3 लेडी, मतलब मद्रास से 3 महिलाएं यहां पर चुनाव जीतकर संविधान सभा का सामने आती हैं। तो ये सारे सदस्यों के नाम आपको जरूर याद रखने हैं। कुछ इंपॉर्टेंट मेंबर हैं संविधान सभा के, ये नाम याद रख लीजिएगा, इनके इंपॉर्टेंट फैक्ट्स होते हैं। अब देखिए माउंटबेटन योजना आती है। माउंटबेटन योजना की अगर हम बात करें, ये एक नींव का पत्थर रहती है माउंटबेटन योजना, है ना। बेबल योजना जैसे आप पढ़ोगे, 3 जून योजना जो आप पढ़ेंगे, बाल्कन योजना, है ना। तो ये सब देखते हैं अभी हम।
16 अगस्त 46 को प्रत्यक्ष कार्यवाही दिवस, ये वही है 16 अगस्त 46 को, 16 अगस्त 46 को प्रत्यक्ष कार्यवाही दिवस। क्यों? अंतरिम सरकार में जब इनको बुलाया नहीं गया, ये शामिल नहीं हुए, तो इन्होंने मुस्लिम लीग ने क्या किया? प्रत्यक्ष कार्यवाही दिवस मनाया, प्रत्यक्ष कार्यवाही दिवस मनाया। लेकिन भारतीय एकता बनाए रखना जब पता चला कि संभव नहीं है, तब फिर यह कहा गया कि इन परिस्थितियों में ब्रिटिश प्रधानमंत्री एटली ने 20 फरवरी 47 को हाउस ऑफ कॉमन्स, अब देखो हाउस ऑफ कॉमन्स क्या है, भारत में लोकसभा और राज्यसभा चलता है, मतलब ब्रिटेन में भी क्या चलता है? तो ब्रिटेन में हाउस ऑफ कॉमन्स एंड हाउस ऑफ लॉर्ड्स। तो हाउस ऑफ कॉमन्स जो सामान्य लोगों का सदन है, वही परिपाटी हमारे यहाँ पर चली आई और उसे हमने लोकसभा कहा। हाउस ऑफ लॉर्ड्स बड़े लोगों का सदन, उच्च लोगों का सदन, नो रिजर्वेशन, ये हमारे यहाँ पर राज्यसभा में ऐसी व्यवस्था चली आई। ठीक है, तो ये जो आपका हाउस ऑफ कॉमन्स है, वहां पर ब्रिटेन के प्रधानमंत्री जो एटली साहब हैं 20 फरवरी 47 को हाउस ऑफ कॉमन्स में ये घोषणा करी कि ब्रिटिश सरकार 3 जून 48 को पूर्व सत्ता जो है भारतीयों को सौंप देगी। उन्होंने ये घोषणा कर दी वहां पर कितने तारीख को? 30 जून 48 को, कि अब ये सत्ता भारतीयों को क्या कर दी जाएगी साहब? सौंप दी जाएगी। ये बहुत अच्छा, बहुत बड़ी न्यूज थी ये। ठीक है, अब बेवल के स्थान पर यहां पर लॉर्ड माउंटबेटन को वायसराय के रूप में भारत भेजा गया कि अब सत्ता का हस्तांतरण करना है तो लॉर्ड माउंटबेटन को यहां पर क्या किया जाए? भेजा जाए। 24 मार्च 47 की बात है, भारत का गवर्नर जनरल बनके ये भारत आते हैं और बहुत सारे नेताओं से विचार विमर्श करते हैं और विचार विमर्श करके फिर से क्या हो जाते हैं? ये लंदन चले जाते हैं। ठीक है, इसके बाद में क्या होता है कि 3 जून 1947 को माउंटबेटन ने अपनी नीति विषयक बयान जारी किए और माउंटबेटन योजना इसे कहा। इसी को 3 जून योजना, माउंटबेटन योजना, बाल्कन प्लान के नाम से भी क्या किया जाता है? संबोधित किया जाता है। इसके इंपॉर्टेंट पॉइंट्स क्या है? इन पॉइंट पर हमें यहां पर क्या करनी होगी? चर्चा करनी होगी। ठीक है ना, इसके जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है उन पॉइंट पर हमें यहां पर क्या करनी होगी? चर्चा करेंगे। देखिएगा, देखिए सबसे पहले आरंभ में इस योजना का अबुल कलाम आजाद और गांधी जी ने क्या कर दिया? विरोध किया। बाद में फिर इसमें क्या हो गया? हथियार डाल दिए, है ना। जब इनकी देखा जाए कोई रास्ता नहीं बचा तो बाद में इनको क्या करना पड़ा? इस प्रस्ताव को स्वीकार करने की इनको सलाह दी गई। फिर आगे तदुपरांत इस योजना की पुष्टि के लिए आचार्य जीबी कृपलानी की अध्यक्षता में 14 जून 47 को अखिल भारतीय कांग्रेस समिति की नई दिल्ली में बैठक हुई, जिसमें गोविंद वल्लभ पंत ने भारत विभाजन का प्रस्ताव प्रस्तुत किया और मौलाना अबुल कलाम आजाद, सरदार पटेल, जवाहरलाल नेहरू ने इनका क्या किया था? समर्थन किया था। तो ये हो गई हमारी 3 जून योजना, जिसमें सीधा सीधा घोषणा कर दी गई कि अब भारत को क्या कर दिया जाएगा? स्वतंत्र कर दिया जाएगा। अब ये दूसरी अंतरिम सरकार बनती है। इस समय चक्रवर्ती राजगोपालाचारी क्या बनाए जाते हैं साहब? अध्यक्ष बनाए जाते हैं। ठीक है, अब आता है इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट 1947, स्वतंत्रता, है ना, भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947 का। देखो भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 47 का 15 जुलाई 1947 क्या कहता है? 4 जुलाई 47 को ब्रिटिश प्रधानमंत्री एटली के द्वारा हाउस ऑफ कॉमन्स में पेश किया जाता है। 15 जुलाई 47 को अगले ही दिन हाउस ऑफ लॉर्ड से, मतलब दूसरे हाउस से इसको पास करा दिया जाता है। और राजकीय स्वीकृति इसमें कब मिलती है? तो राजकीय स्वीकृति 18 जुलाई 47 को इसको, भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम को 18 जुलाई 47 को स्वीकृति मिल जाती है, पास हो जाता है ये। ठीक है, अब इसके प्रावधान है, सबसे इंपॉर्टेंट प्रावधान कि 15 अगस्त 47 को 2 डोमिनियन राज्यों का, एक पाकिस्तान और एक भारत, इसकी क्या की जाएगी? स्थापना। दोनों राष्ट्रों के लिए अलग अलग गवर्नर जनरल क्या किए जाएंगे? यहां पर अपॉइंट किए जाएंगे, नियुक्त किए जाएंगे। दोनों राष्ट्रों के लिए अलग अलग गवर्नर जनरल होंगे। ठीक है, भारत में माउंटबेटन को गवर्नर जनरल और पंडित जवाहरलाल नेहरू को क्या बनाया गया? प्रधानमंत्री। लेकिन पाकिस्तान में मोहम्मद अली जिन्ना को गवर्नर जनरल और लियाकत अली खान को क्या बनाया गया? यहां पर प्रधानमंत्री। अब देखिएगा, पाकिस्तान के पहले प्रधानमंत्री क्वेश्चन पूछा जाता है और यहीं पे कई लोग गलत कर देते हैं, जिन्ना लगा देते हैं, जबकि जिन्ना को क्या बनाया जाता है यहाँ पे? तो जिन्ना साहब को यहाँ पे पाकिस्तान में क्या बनाया जाता है? गवर्नर जनरल। हमारे यहाँ पे गवर्नर जनरल माउंटबेटन साहब को बनाया जाता है। हमारे यहाँ पे पंडित जवाहरलाल नेहरू को पीएम और वहां पे लियाकत अली खान साहब को क्या बनाया जाता है? तो वहां का प्राइम मिनिस्टर बना दिया जाता है। ठीक है, अब देखिएगा यहां पे ये हुआ कि ब्रिटिश क्राउन का देशी रियासतों पर से प्रभुत्व समाप्त हो गया और भारत मंत्री का पद भी यहां पर समाप्त कर दिया गया। जो आप लोग ये पढ़ते हैं रेगुलेटिंग एक्ट वगैरह में, जो 10-10 साल के एक्ट्स आते जाते थे, उसमें आपने पढ़ा है। ठीक है, अब देखिए इंपॉर्टेंट बात यह है, संविधान का निर्माण में हमने देखा कि 11 दिसंबर 1946 को, है ना, राजेंद्र प्रसाद को सर्वसम्मति से अध्यक्ष बनाया गया। BN राव को क्या बना दिया गया? संवैधानिक सलाहकार बना दिया गया। ठीक है, और इसके बाद में 13 दिसंबर, थर्ड डे की जो मीटिंग होती है 13 दिसंबर 46 को, यहां पे एक ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन आता है, उद्देश्य प्रस्ताव। ये उद्देश्य प्रस्ताव को 22 जनवरी 1947 में पास कराया जाता है और यही संविधान की प्रस्तावना के रूप में पारित होती है। किसके रूप में? प्रेम्बल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के रूप में इसे क्या कराया जाता है? पारित कराया जाता है। अब संविधान बन रहा है, अलग अलग प्रकार की बहुत सारी कमेटीज बनाई जाएंगी, बहुत सारी समितियां बनाई जाएंगी। ये समितियां अलग अलग स्तर पर काम करेंगी। एक समिति बनाई जाएगी जो ड्राफ्टिंग कमेटी होगी, संविधान का प्रारूप मसौदा तैयार करने का काम करेगी।
डॉक्टर भीमराव अंबेडकर उसके क्या होंगे, अध्यक्ष होंगे, सदस्य होंगे। ठीक है, इसके अलावा आगे हम बात करते हैं, जैसे मूल अधिकार समिति होगी वो मूल अधिकारों के लिए काम करेगी, सर्वोच्च न्यायालय समिति होगी वो उसके लिए काम करेगी, संघ संविधान समिति होगी संविधान के लिए काम करेगी, है ना। तो इस प्रकार से अलग अलग बहुत सारी कमेटीज बनाई जाएंगी, उसमें अलग अलग क्या होंगे, मेंबर्स होंगे, और ये हमारे संविधान को एक नई दिशा देने का काम करेंगे, संविधान बनाने का काम करेंगे। कौन? यही सारी समितियां, और इन्हीं समितियों से रिलेटेड यहां पर क्वेश्चन पूछे जाते हैं। कुछ प्रक्रिया संबंधी समिति होंगी और कुछ सब्जेक्ट रिलेटेड कमिटीज होंगे। क्या होंगे? तो देखिएगा यहाँ पे प्रोसीजर कमिटीज होंगे और यहाँ पे सब्जेक्ट रिलेटेड कमिटीज होंगे। दो प्रकार की यहाँ पर क्या आएंगी आपके सामने, समितियां आएंगे। अब संविधान बनाने में लगभग 60 देशों का यहाँ पर संविधान पढ़ा गया और फिर कहीं जाके क्या किया गया, संविधान को रेडी किया गया। ठीक है, तो ये हुआ आपकी संविधान निर्मात्री। बहुत सारी अलग अलग यहाँ पर समितियां हैं, इन समितियों से रिलेटेड क्वेश्चन जरूर पूछा जाता है, ध्यान रखिएगा। ठीक है, अब क्या होता है, एक रिपोर्ट पर संवैधानिक सलाहकार बीएन राव ने अक्टूबर 47 में संविधान का पहला प्रारूप, पहला ड्राफ्ट क्या कर दिया साहब, यहाँ पे तैयार कर दिया। ड्राफ्ट तैयार किया, यहां पर 243 आर्टिकल हुए, 13th यहां पर क्या हो गई, शेड्यूल हो गई। ये पहला जब बना दिया इन्होंने, ठीक है, और साथ ही साथ यहां पे भीमराव अंबेडकर की एक 7 सदस्यीय प्रारूप समिति बनाई गई, जो कि 29 अगस्त 1947 को, ध्यान दीजिएगा, ड्राफ्टिंग कमेटी 29 अगस्त 1947 को बनाई जाती है। अब ये जो पूरा का पूरा ड्राफ्टिंग कमेटी बनाई गई, और जब आपका संविधान यहां पे हमने क्या कहा कि बीएन राव, ध्यान से देखिए फिर से, संवैधानिक सलाहकार बीएन राव ने अक्टूबर 47 में संविधान का प्रथम प्रारूप तैयार किया। क्या तैयार कर दिया? पहला ड्राफ्ट तैयार कर दिया, पहला प्रारूप तैयार कर दिया, और इस पर अब रीडिंग होनी शुरू होगी। संविधान सभा में इस प्रारूप पर 3 बार रीडिंग होगी। कितने बार? 3 बार। फर्स्ट रीडिंग होती है आपकी 4 नवंबर 48 से 9 नवंबर 48 तक। सेकंड रीडिंग स्टार्ट होती है आपकी 15 नवंबर 48 से 17 अक्टूबर 1949 तक, और थर्ड रीडिंग स्टार्ट होती, तीसरा वाचन 14 से लेकर 26 नवंबर 1949 तक, और 26 नवंबर 1949 को ही हमारे जो संविधान है उसको क्या कर लिया जाता है, एक्सेप्ट कर लिया जाता है। ये आपने देखा है। ठीक है, अब देखो प्रारूप समिति के कौन कौन से सदस्य हैं, ये सदस्य यहां पर लिख दिए गए हैं। डॉक्टर वी आर अम्बेडकर, इनको चेयरमैन बनाया गया है। ठीक है, फिर इसके बाद में क्या है, एन गोपाल स्वामी अयंगर, ये भी इसके क्या है, सदस्य हैं कमेटी के एम मुंशी साहब है, अल्लादी कृष्ण स्वामी अय्यर है। ये भी प्रश्न आपका मुख्य परीक्षा में आता है, एक एक सदस्य आपको याद होने चाहिए। ठीक है ना, ध्यान रखिएगा। आगे बढ़ते हैं हम। यहां पर अंबेडकर जी ने संविधान सभा द्वारा निर्मित संविधान को पारित करने का क्या किया, प्रस्ताव रखा, और 26 नवंबर 1949 को यह प्रस्ताव पारित हुआ, और इसी दिन संविधान सभा द्वारा इसको अडॉप्ट कर लिया गया। किसने? संविधान सभा ने इसको क्या कर लिया, अडॉप्ट कर लिया, और संविधान सभा के 284 उपस्थित सदस्यों ने इस पर क्या कर दिया, हस्ताक्षर कर दिया। ठीक है ना, 26 नवंबर 1949 को जब अडॉप्ट किया गया तो वहां पर 284 सदस्यों के द्वारा इसको क्या कर दिया गया, साइन किया गया। और 284 सदस्यों में कितनी महिला सदस्यों की संख्या थी उस दिन साइन करने में? 8 महिला सदस्यों की संख्या थी, है ना। इनमें सरोजिनी नायडू, हंसा मेहता, दुर्गाबाई देशमुख, ये सभी महिलाएं इसमें क्या थी, शामिल थी, याद रखिएगा। अब देखिएगा, इस प्रकार जो संविधान पूरा बना, पूरा संविधान बनने में टोटल 11 यहां पर सेशन होते हैं। कितने अधिवेशन? 11 अधिवेशन होते हैं, और 2 साल 11 माह 18 दिन का समय लगता है, और 114 दिन संविधान का जो ड्राफ्ट है इस पर क्या होती है, चर्चा होती है, बहस होती है। ठीक है, अब देखिए ये जो संविधान आपका बन गया, संविधान में कुल 395 अनुच्छेद, 8 अनुसूचियां और 22 भाग थे। कब? 26 नवंबर 1949 को। और 12वीं, देखना 11 हुए, अब 12वां सेशन या 12वीं संविधान की अभी अंतिम बैठक बाकी है। हमने यहां पर चर्चा करी है कि सर अभी तक कुल कितने, 11 अधिवेशन हुए। कब तक? नवंबर 49 तक। लेकिन 12वीं बैठक अभी यहां पर होने वाली है, 24 जनवरी 1950 को ये 12वीं बैठक यहां पर आयोजित कराई जाएगी। अब देखिएगा, साथ ही साथ यहां पर यह होता है कि जो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद साहब अध्यक्ष बनाए गए थे, उन्हें ही यहां पर प्रथम राष्ट्रपति चुना गया, और संविधान सभा भंग करके अंतरिम संसद में उसको परिवर्तित कर दिया गया। जो संविधान सभा के सदस्य थे वो संविधान सभा को क्या कर दिया गया, भंग कर दिया गया, और उन सदस्यों को क्या बना दिया गया यहां पर, तो इन सदस्यों को साथ ही साथ अंतरिम संसद में परिवर्तित कर दिया गया। इंटरिम पार्लियामेंट में इसको क्या कर दिया गया, कन्वर्ट कर दिया गया, चेंज कर दिया गया। अब आर्टिकल नंबर 393 बहुत इंपॉर्टेंट है, यहां पे ध्यान दीजिएगा। भारतीय संविधान का संक्षिप्त नाम, शॉर्ट टाइटल, अनुच्छेद 393 में दिया गया है, और इस संविधान का संक्षिप्त नाम भारत का संविधान है, द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया कहा गया। ठीक है, अगली हम यहां पे देखते हैं 394 कमेंसमेंट। कमेंसमेंट मतलब क्या, संविधान के लागू होने के बारे में बात करता है कि 26 जनवरी 1950 को हमारे संविधान को क्या कर दिया गया, लागू होने की तिथि यहां पर घोषित कर दी गई। ठीक है, हालांकि एक चीज और है यहां पे याद रखने योग्य कि 26 नवंबर 1949 से ही तथा शेष
इस संपूर्ण भाग को 26 जनवरी 1950 से लागू किया गया। क्वेश्चन ये आता है कि 26 नवंबर 1949 से कौन कौन से आर्टिकल यहां पे आपके लागू किए गए थे। तो आर्टिकल नंबर 5, 6, 7, 8, 9, 60, 3, 24, 3, 66, 367, 379, 380, 388, 391, 392, 393, 394। इस प्रकार से 26 नवंबर 1949 को भारतीय संविधान को अंगीकार किया गया और 26 जनवरी 1950 से इसको क्या कर दिया जाता है, लागू कर दिया जाता है। तो ये था हमारा संविधान बनने की पूरी प्रक्रिया। आज के इस सेशन को हम यहीं पर समाप्त करते हैं। सेशन अच्छा लगा हो तो एक बार कमेंट करके जरूर बताइएगा। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।